अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का एक और लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे आइसोटोप्स के टॉपिक को। इस टॉपिक में हम रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9 क्लास का हमारा चल रहा है, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसके अंदर ये आइसोटोप्स का टॉपिक है। अब इसको देखते हैं, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो टॉपिक है ना वो स्टार्ट हो रहा है रेडियो एक्टिविटी से। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है ना, जितने भी एलिमेंट्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं ना, इनमें से कुछ खास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक है, रेडिएशंस इमिट करते हैं। अब क्यों इमिट करते हैं रेडिएशंस? इसलिए इमिट करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, यानी कि उनके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की अमाउंट कुछ डिस्कस नहीं होती पहले से, कुछ डिसाइडेड अमाउंट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो रेडिएशंस इमिट करते हैं अपने अंदर से और डिके हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अनस्टेबल से स्टेबल की फॉर्म में। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है ना जिसमें वो रेडिएशंस इमिट करते हैं, इसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिविटी बेसिकली, इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये आते हैं कि spontaneous natural emission of radiations from the nucleus of an unstable atom to become stable is known as radioactivity। स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो काम जो खुद ब खुद हो रहा हो। एक नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, एक स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो रहा हो, ऐसा काम, ऐसी रेडिएशंस जो खुद ब खुद न्यूक्लियस से इमिट हो रही हों और जो न्यूक्लियस है या जो एटम है वो अनस्टेबल से स्टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स की बात करें बच्चों तो हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट एटम्स होते हैं। कुछ एटम्स जो होते हैं उनकी अबंडेंस ज्यादा होती है, कुछ एटम्स की अबंडेंस कम होती है। ठीक है, होंगे वो सेम एलिमेंट के एटम ही, बट वो क्या होंगे, उनके पास कुछ न्यूट्रॉन्स की चेंजेस की वजह से वो जो है हम उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, फिर से एक दफा बताऊं तो एलिमेंट जो होता है उसके ही एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे बट आपस में डिफरेंट होंगे। किस बिना पर? एटॉमिक मास की बिना पर। क्योंकि एटॉमिक मास आप जानते हैं, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होगा तो एटॉमिक मास चेंज होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर उनका सेम रहता है, प्रोटॉन्स नहीं चेंज होते उनके, ना ही इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर उनका एटॉमिक मास चेंज हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखें आइसोटोप्स की, तो बच्चों आइसोटोप्स जो है ना, ये वर्ड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। ठीक है, ओरिजिन या प्लेस। ठीक है, तो हमारे पास आइसोटोप्स मीन सेम प्लेस। अब ये सेम प्लेस का वर्ड इनके लिए क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि एक एलिमेंट हमने जहां पर इनका प्लेस किया होता है तो वहां पर इन्हीं सब की भी जगह होती है, बस सिर्फ इनको पीरियोडिक टेबल में अलग-अलग प्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जहां पर, यानी कि ऑक्सीजन अगर जहां पर प्लेस है तो ऑक्सीजन का आइसोटोप भी वहीं पर होगा, उससे आगे पीछे हम उसे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि पीरियोडिक टेबल फिर खराब हो जाता है। तो ऐसी सूरत में isotopes are atoms of same element that have the same number of protons but different number of neutrons। isotopes same element के atoms होते हैं isotopes, but इनका क्या होता है, प्रोटॉन नंबर सेम होता है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बात बस आपने याद रखनी है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कुछ, जैसे कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या आ जाता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल मिकदार में होते हैं। तो जितनी अमाउंट प्रोटॉन की होती है उतनी इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है, तो इसलिए ये भी सेम है। उसके बाद आता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, न्यूट्रॉन्स चेंज है। न्यूट्रॉन्स चेंज होने से मुराद ये है कि एटॉमिक मास भी चेंज हो जाना, क्योंकि एटॉमिक मास में खाली प्रोटॉन्स नहीं होते, एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स चेंज तो एटॉमिक मास भी चेंज। तो नेक्स्ट आता है डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बच्चों क्या होते हैं, वो आइसोटोप्स यानी कि जो उसी एलिमेंट के दूसरे जो एटम्स होंगे वो अगर अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं और अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम उन्हें क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पर देखो, आपके पास एक ए एटम है। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने बना दिया स्टार। ये स्टार मैंने इसलिए बनाया स्टेरिक क्योंकि ये जो है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई रखता है। अब ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा स्टेबल न्यूक्लियाई में। तो ऐसी सूरत में ये क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करेगा। वो रेडिएशन अल्फा रेडिएशन भी हो सकती हैं, गामा भी हो सकती हैं, ठीक है, और बीटा भी हो सकती है। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये आप लोग 10th क्लास में फिजिक्स में इसको डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है, बल्कि अल्फा जो है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कहाँ पर, जो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था रदरफोर्ड का, उसके अंदर ही मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे कि पहले आ रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पॉइंट आ रहा है हैवी वाटर का, और हैवी वाटर जो है वो अक्सर क्वेश्चन आता रहता है पेपर्स में, तो इसलिए इन पे फोकस कीजिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। कौन कौन सा? प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब फर्स्ट जो है प्रोटियम, उसकी अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसका 1 एटॉमिक नंबर है और 1 ही इसका मास है, एटॉमिक मास है, यानी कि इसके पास सिर्फ 1 प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, 1 प्रोटॉन मौजूद है तो 1 ही इसका एटॉमिक नंबर और 1 ही एटॉमिक मास। उसके बाद आता है फिर हमारे पास ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम की बात करें तो इसका हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास है और 1 एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन 1 ही रहेगा क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन चेंज नहीं होते, आइसोटॉप्स चेंज होते हैं बट प्रोटॉन चेंज नहीं होते, और उनका सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक मास चेंज हो रहा होता है। तो 1 प्रोटॉन तो 1 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया क्योंकि न्यूट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो गए। और तीसरे की बात करें ट्रिटियम की तो उसके पास 3 एटॉमिक मास है और 1 जो है इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसलिए 1 है क्योंकि प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे, और एटॉमिक मास इसलिए चेंज होता जा रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। आपको पता है कि एटॉमिक मास में प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब प्रोटियम जो है इसके बारे में बताया हुआ कि मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा यही होता है जो पीरियोडिक टेबल में आपके लिखा हुआ है, ये 99.98% जो है प्रेजेंट है। उसके बाद आता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम की बात करें तो ये हैवी हाइड्रोजन है, इसको हैवी वाटर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये इसको हम डी से भी लिखते होते हैं, तो D2O जो है ये हैवी वाटर का फार्मूला है, ये हैवी वाटर बनाने के लिए ड्यूट्रियम का यूज किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब एक और आपको मैं नॉलेज की बात बताऊं, ये जो आइसोटॉप्स है ना, आप समझेंगे आपने एक कहीं भी खुदाई की आपने और वहां से आपने क्या निकाला है, एक और निकाला है मेटल का, या फिर आपने कोई भी जो इनमें से मिनरल है ना इसको जमीन से निकाला। ठीक है, जब जमीन से आप मिनरल निकालेंगे ना तो वो जमीन से जो मिनरल निकालेंगे वो प्योर इसकी फॉर्म नहीं होगी। अगर हाइड्रोजन आपने निकाला है, ठीक है, हाइड्रोजन तो खैर नहीं होता, गैस की फॉर्म में होता है, बट एग्जाम्पल ले लें, अगर आपने हाइड्रोजन निकाला है जमीन से तो हाइड्रोजन जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, मतलब कि हाइड्रोजन 1 वाला वो प्रोटियम खाली नहीं होगा उसमें, उसके अंदर ये ड्यूट्रियम भी होगा और ट्रिटियम भी होगा, बट इनकी अमाउंट जो होगी ना इसकी 99.98% होगी, इनकी थोड़ी कम कम अमाउंट होगी। ठीक है, तो जब भी आप इनको निकालेंगे तो ये जरूर लाजमी तीनों प्रेजेंट होंगे। जब भी कोई भी मैटर जो है आप उसको निकालते हैं जमीन में से, जब उसको किसी मिनरल को या किसी भी एलिमेंट को आप निकालते हैं तो एलिमेंट अपनी प्योर फॉर्म में नहीं होता, बल्कि उसके सारे आइसोटॉप्स उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें ट्रिटियम। ट्रिटियम को टी से भी लिखते हैं और इसको ये जो है ये रेडियो एक्टिव है, इसके ऊपर स्टेरिक बनाया मैंने इसलिए ताकि ये शो कर सके कि ये रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये स्टेबल होने के लिए अपने आप को डिके करता है और अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन देखें यहाँ पर आप लोग, ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है। इसको मैं पी लिख देता हूँ, इसको हम डी लिख देते हैं और इसको हम टी लिख देते हैं। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। अब इसमें देखें प्रोटॉन सब में 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1। जब प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहेगा। चेंज क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, पहले में 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, जिसकी वजह से एटॉमिक मास हमारा चेंज हो रहा है। पहले में 1 एटॉमिक मास, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 हो गया एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इनके स्ट्रक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। अब यहां पर देखें एक डिफरेंस दिया हुआ है आपकी बुक में, ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर। ऑर्डिनरी वाटर यानी कि H2O जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, और हैवी वाटर जो कि D से बनता है, ये जो ड्यूट्रियम है इससे बनता है D2O। इन दोनों में कंपैरिजन देखें तो मेल्टिंग पॉइंट है पहले, फिर बॉइलिंग और फिर डेंसिटी है। मेल्टिंग पॉइंट की बच्चों बात करें तो ऑर्डिनरी वाटर जो है वो 0.00 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। नॉर्मल वाटर 0.00 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है, मतलब आइस से वाटर बन जाएगा, बट हैवी वाटर जो है वो मेल्ट नहीं होता, वो जाके 3.81 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। ओके, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है ऑर्डिनरी वाटर का। H2O जो है नॉर्मल वाटर उसका 100 डिग्री सेल्सियस और हैवी वाटर का 101.2 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर जो है ये बहुत चेंजेस रखते हैं आपस में। हैवी वाटर पी नहीं सकते आप, पिएंगे तो आपको हो सकता है कि वो नुकसान दे जाए, डेथ तक लेके जा सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी आती है। डेंसिटी देखो ऑर्डिनरी वाटर की
1.01 ग्राम पर CM³ या फिर इसको 1 कह लो, और इसकी 1.1044 ग्राम पर CM³ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इसको हैवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि ये डेंसिटी में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन बच्चों 3 है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन 12 जो है नॉर्मली जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, कार्बन 13 और कार्बन 14 इसके 2 आइसोटॉप्स हैं। अब कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव है। फिर से बच्चों इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। 2 क्लोरीन के आइसोटॉप्स है, 35 और 37। ये 35 जो है ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, और 37 इसका एक आइसोटॉप है। और आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम की बात करें तो उसमें 234, 235 एंड 238 3 आइसोटॉप्स आ जाते हैं यूरेनियम के। अब इनमें से ना ये जो 238 वाला है रेडियो एक्टिव जो है, यही आपके पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। ये दोनों उसके आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हमेशा वो प्रेजेंट रहता है कि जिसकी जो अमाउंट है ना वो ज्यादा होती हो, तो इनमें से अमाउंट उसकी ज्यादा है, इन दोनों की इतनी अमाउंट नहीं है, तो जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है उसको हम फ्रंट पे रखते हैं पीरियोडिक टेबल में। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कार्बन 14 की। कार्बन 14 क्या है बच्चों? उस कार्बन 14, इसको C14 भी लिखते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ है? इसका यूज होता है बच्चों, आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग आपने ऐसे सच वर्ड तो नहीं सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि पुरानी पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है, उनकी एजेस हम मालूम कर लेते होते हैं। बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती हैं जिनकी हम जो है एज मालूम कर लेते हैं। ये 25 ईयर्स पुरानी है, ये 2500 साल पुरानी है, 25,000 साल पुरानी है। ये चीजें हम मालूम करते हैं। हम कैसे मालूम करते हैं? ये बच्चों हम मालूम करते होते हैं कार्बन 14 से। अब कार्बन 14 कैसे? आपके पास जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, CO2, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अंदर जो कार्बन प्रेजेंट है ये कार्बन 12 है। ठीक है, लेकिन जितने भी आप ऑर्गेनिक फूड्स खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फूड्स आप खाते हैं, हर ऑर्गेनिक फूड में कार्बन मौजूद होता है। अब जितनी भी ऑर्गेनिक फूड्स आप खाते हैं उनमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है, बट कहीं ना कहीं कार्बन के साथ इसका आइसोटॉप कार्बन 14 भी प्रेजेंट होता है। हालांकि उसकी मिकदार जो है वो कम होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। अब ये कार्बन 14 क्या करता है? ये जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में जाके ये वहां पर जाता है उसी तरह जिस तरह कार्बन 12 जो है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, इसके साथ भी वही काम होता है। तो ये जाता है आपकी बॉडी में और यूज होता रहता है, यूटिलाइज होता रहता है। लेकिन जब आपकी डेथ हो जाती है, जब कोई भी ऑर्गेनिक चीज है या कोई भी जो लिविंग थिंग है वो मर जाता है, डेथ कर जाता है, या उसके बाद उसकी बॉडी में कार्बन 14 जो है ये रह जाता है। ठीक है, कार्बन 14 रह गया, अब इसको यूज नहीं किया जा रहा, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी हड्डियों में होगा, उसके कहीं ना कहीं गोश्त में होगा, ये जो भी चीज, अगर चले गोश्त उसका खत्म भी हो गया लेकिन उसकी हड्डियों में बच गया होगा, उसके बालों में बच गया होगा, कहीं ना कहीं ये कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। अब जब उसकी बॉडी को लिया जाता है, उससे कार्बन 14 को निकाला जाता है, कार्बन 14 को निकाला जाता है और देखा जाता है। एक और पॉइंट बच्चों मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि ये जो कार्बन 14 होगा ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है तो ये क्या करता है? अपने आप को डिके करता है, अपने आप को तोड़ेगा। ठीक है, अपने आप को इसलिए तोड़ेगा क्योंकि ये अनस्टेबल, इसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये अपने आप को तोड़ के किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जितने भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे इसी तरह करते हैं कि अपने आप को तोड़ते हैं और किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये उसी एलिमेंट में दोबारा नहीं रहते। ऐसा नहीं कि अपने अंदर से जो है रेडिएशंस निकाल के वही एलिमेंट बचेगा। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि वो एलिमेंट जो है वो अपने आप के अंदर से रेडिएशंस निकालता है और वही एलिमेंट वापस रह जाता है। ज्यादातर ये होता है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं और दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि जैसे अब 14 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो ये अपने आप को तोड़ के अपने अंदर से इमिट कर दे, बीटा पार्टिकल्स इमिट करेगा, बीटा रेडिएशंस इमिट करेगा, तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते होते हैं, ये अपने अंदर से कोई रेडिएशंस इमिट करके किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते होते हैं, किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसी स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन 14 क्या करता है, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन 14 में। ठीक, तो हम ये देखते हैं जब हमारे पास लिविंग बॉडी आती है उसमें से कार्बन 14 निकाल के हम ये चेक करते हैं कि कितना कार्बन 14 जो है वो कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन 14 में। ठीक है, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन 14 में। मतलब एक कार्बन है वो इतना टाइम गुजारेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन 14 में, फिर दूसरा कार्बन वो इतना टाइम गुजारे कन्वर्ट होगा। तो ये हाफ होता है, फिर हाफ होता है, फिर हाफ होता है। मतलब एक समझ जाए इतना सा पीस है कार्बन का, ये पीस है। ठीक है, इसमें से
फर्स्ट जो टाइम गुजारेगा उसमें से इतना कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड टाइम में उसका और कन्वर्ट होगा, मतलब ये कम होता जाता है, मतलब समझ जाएं इतना कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर उससे अगले टाइम में इतना कन्वर्ट होगा, फिर उससे अगले टाइम में इतना, ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब टाइम जो है वो बढ़ता जाता है और इसकी अमाउंट कम होती जाती है, और अमाउंट कम होते 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 आखिर ये थोड़ी सी अमाउंट में बच जाता है, उसको भी निकाल के देख लिया जाता है कि कितना अरसा हुआ है इसको कन्वर्ट हुए हुए। तो ये जितना हमारे पास बचा हुआ होता है ना, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना कन्वर्ट हो चुका है इसमें नाइट्रोजन 14 में, और ये हमें बताता है कि हमें चूंकि इसकी लाइफ साइकिल पहले से पता होती है कि ये इतने अरसे में कन्वर्ट होता होता है, तो हमें फिर इससे अंदाजा लगता होता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कार्बन 14 का, कि कार्बन 14 कैसे हम उससे कार्बन डेटिंग करते हैं, कैसे हम उससे एजेस मालूम करते हैं किसी भी चीज़ की। ओके बच्चों, तो बच्चों ये था आपका टॉपिक, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।